machine. Okay. So hello class, welcome back to our YouTube channel. So in today's video, we are here to discuss the next partition function, that is rotational partition function. Okay. So this rotational partition function is denoted by QR. Okay. तो अब rotational partition function हमें बताता क्या है? तो rotational partition function हमें बताता है कि molecule की exactly rotational energy क्या है. अब जैसा कि नाम से ही clear हो रहा है ना, rotational partition function. तो rotational means it tells about rotational energy of the molecule. ठीक है. अब rotation क्या है? ये तो आप लोग सब अच्छे से समझते ही होंगे, सबको पता ही होगा कि rotation क्या होती है. क्या होता है rotation का मतलब? rotation simple means घूमना, है ना. जैसे यहाँ देखो, रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग. ये एक पेन है, राइट. इसको मैंने इसके सेंटर ऑफ मास से पकड़ा है. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, देखो मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या कर रही हूँ, घुमा रही हूँ. तो इसी घूमने को ही तो हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, या कह सकते हो रोटेशन. अब आई कैन से हियर कि जो पेन है वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूम रहा है. ओके. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल क्या करता है, मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन शो करता है ना, लाइक ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिकल. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की. तो ट्रांसलेशनल की हम कर चुके हैं कि भाई इधर से उधर जाना, है ना, वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की. तो मॉलिक्यूल जो है वो बेटे सारे टाइप्स ऑफ मोशन को शो करता है. ट्रांसलेशनल भी शो करता है, रोटेशनल भी शो करता है. ठीक है. हो सकता है कि कोई ट्रांसलेशनल ज़्यादा शो करता हो तो कोई रोटेशनल कम शो करता हो, लेकिन हाँ सब शो ज़रूर करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब देखो, हमने अभी ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा पार्टीशन फंक्शन का, है ना, इंट्रोडक्शन को समझा. तो हर जगह हमने क्या कहा कि चाहे कोई भी टाइप का पार्टीशन फंक्शन हो, वो हमें क्या बताता है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पर्टिकुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना. तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलर. तो देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मुझे लगता है अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है जो कि रोटेशनल मोशन से प्रोड्यूस हुई है, या आप लोग समझते हैं कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बताता है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन से प्रोड्यूस हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाई या आप लोग मुझे समझ नहीं पाए, है ना. तो माना कि मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि भाई मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. एक आपको मैंने डेली लाइफ का एग्जाम्पल, एक डेली एनालॉजी को समझाया था उस बात को रिलेट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस बात को अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ. इसीलिए मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ. ठीक है. क्योंकि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे तो इस टाइप की कन्फ्यूजन हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना हो. ठीक है. तो देखो, हमेशा और हमेशा ये बात ध्यान रखना, इसको 2 स्टार कर लो. ठीक है. ये बेशक से तो ये वाला पॉइंट मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर. हमेशा एनर्जी मोशन को जन्म देती है. व्हाट आई सेड कि हम जब तक हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम लोग मोशन को करेंगे कैसे, राइट. अब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कैसे बोलूँगी, अरे मत समझ. तो हमेशा एनर्जी ही मोशन को राइज करता है. ठीक है. ऐसा कभी नहीं होता कि मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो. देखो जैसे आज हम लोग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो हम लोग इसी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इस बात को. जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हमें बताता है मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी को जो किससे प्रोड्यूस हुई है, जो कि रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस हुई है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम लोग रोटेशनल एनर्जी का पता लगाते हैं मॉलिक्यूल की. क्यों पता लगा रहे हैं हम मॉलिक्यूल की एनर्जी का? हमने क्या करना है, हम उसकी एनर्जी का पता लगाते हैं ताकि हमें उसके मोशन का पता चल जाए. आगे बात समझ. हम लोग रोटेशनल एनर्जी का पता लगा रहे हैं. क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमें किसका पता चल जाए, हमें रोटेशनल मोशन का पता चल जाए. क्योंकि अगर हमें मॉलिक्यूल की एनर्जी पता चल गई कि उसकी एनर्जी कौन सी है, कौन से टाइप की है, तो उससे हमें मोशन ही नहीं पता चल जाएगा. क्योंकि हमें तो पता है ना विदाउट एनर्जी तो मोशन हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो हर एक वीडियो में जहाँ भी मैंने कहीं पार्टीशन फंक्शन की कुछ इस टाइप से बात की है तो वहाँ मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहती हूँ ना कि तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना. कभी भी मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. हम लोग पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से मॉलिक्यूल की एनर्जी का पता लगाते हैं ताकि हमें मॉलिक्यूल का मोशन का टाइप पता चल जाए. और हमें जब मॉलिक्यूल के मोशन का टाइप पता चल गया तो हम उसे बहुत सारे जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम की पता कर सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है. अच्छा, तो अब देखना ये है कि ये रोटेशनल मोशन कौन से सिस्टम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. तो आप लोग गैस करो कौन से सिस्टम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता होगा. ऑब्वियसली गैसियस सिस्टम में ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. ठीक है. तो वो इजीली घूम सकते हैं चारों ओर. अगर हम बात करते हैं सॉलिड सिस्टम की, तो सॉलिड सिस्टम में तो आपको पता है कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि स्पेस ही नहीं होता तो वो घूम नहीं सकते. तो उसमें काफ़ी लिटिल शो होता है रोटेशनल मोशन. ठीक है. ना कि बराबर. अच्छा, और लिक्विड सिस्टम में पार्शियली होगा. ठीक है. क्योंकि आप जानते हो कि वो ना तो गैसियस सिस्टम होता है पूरा और ना ही सॉलिड सिस्टम होता है. तो सबसे ज़्यादा गैसियस सिस्टम में देखने को मिलता है. ठीक है. तो देखो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की जब भी हम बात करें तो इसका मतलब वहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, रोटेशनल मोशन का है. हम लोग रोटेशनल एनर्जी का पता लगा के भी तो किसका पता लगाना चाह रहे हैं, हम लोग रोटेशनल मोशन का पता लगा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से. आगे बात समझ. अब देखो ये जो रोटेशनल मोशन वो हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखा जाता है. क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड in
डायटोमिक, ट्राइएटोमिक एंड सो ऑन, यू कैन से पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ मैं कहना जस्ट इतना चाह रही हूँ कि रोटेशनल मोशन कभी भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सब मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलेगा। अब आखिर होता क्या है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल? देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से मिलकर बने हों। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो हीलियम, नियोन, ये क्या है? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम से बने हुए हैं ना, इसमें कोई और एटम है ही नहीं, राइट। तो इन टाइप के मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन देखने को नहीं मिलता। ये मॉलिक्यूल घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो कि एक ही एटम से मिलकर बने, ये एटम एक बिल्कुल पॉइंट की तरह काम करता है, एक पॉइंट की तरह। तो देखो तुम ये पॉइंट कैसे रोटेट करेगा? इसके पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही नहीं, कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा इसमें, ये तो जस्ट एक एज अलोन एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। इनमें क्या है? कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, ठीक है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है। आगे बात समझ? इसीलिए हम लोगों को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन देखने को नहीं मिलता। आगे बात, and this is the reason due to which we never calculate rotational partition function for monoatomic molecule। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है? ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो एटम्स से मिलके बना होता है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये जो है ना मॉलिक्यूल, इनमें क्या है? इनमें दो एटम्स, देखो जैसे एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी दोनों एटम्स क्या है? आपस में लिंक्ड हैं वाया दिस बॉन्ड, है ना, कोई बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब इस बॉन्ड की वजह से इनके पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो ये इस बॉन्ड के अराउंड आपस में ईजिली घूम सकते हैं, ईजिली रोटेट कर सकते हैं, और ये तीनों डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ऐसे वाई डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही जेड में भी रोटेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली एक्स और वाई में तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन डायटोमिक मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी का पता कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन रोटेट अराउंड देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। लेकिन 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 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल टू पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, देखो इन मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन तो एग्जिस्ट करता है, कोई डाउट नहीं है। मुझे बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सबके कान खुले हों और सबका ध्यान यहाँ नोटबुक पर हो, ठीक है, दिमाग में कुछ भी और ना चल रहा हो। तो देखो इन मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन नहीं निकालते। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, लाइक CaCO3 ले लिया आपने, ठीक है। तो देखो मतलब इस टाइप के H2O ले लो, CaOH ले लो, तो देखो कितने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब ट्राइएटॉमिक है, कोई टेट्राएटॉमिक है ना। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, देखो अब इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा, उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी होंगे, राइट। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होंगी, और अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगी, है ना। तो जिससे रोटेशन भी क्या होगा, फिर अलग अलग एक्सिस के अराउंड पॉसिबल होगा, अलग अलग एक्सिस के अराउंड हम मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं, मॉलिक्यूल घूम सकता है किसी भी एक्सिस के अराउंड, है ना, और किसी भी डायरेक्शन में। तो मतलब कहने का मतलब ये कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इन मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट नहीं करते, इन मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्व नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हम किसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं होती है एज कम्पेयर टू दिस। और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन देखने को मिलेगा ही कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होती ही नहीं है। बता दी समझ? तो देखो रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है हमें डायटोमिक में भी, ट्राइएटोमिक में भी, इवन पॉलीएटोमिक में भी, लेकिन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन सिर्फ हम किसका निकाल सकते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ईजी तरीके से। आगे बात समझ? ठीक है। तो अभी जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इस रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूला की, तो मैं आप लोगों को बताऊं वहाँ पे हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, इसी पॉइंट को यूज़ करने वाले हैं कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, या रोटेशनल पार्टीशन या फिर रोटेशनल एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब मैं अपने इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी इस सेमेस्टर का, जब मेरे को सिलेबस गो थ्रू करना था, अच्छे से पढ़ना था एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पर मेरे माइंड में तो यही सेम क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ था कि भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही क्यों देखें रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में एक स्टेप आएगा कि भाई रोटेशनल एनर्जी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो वहाँ मुझे स्ट्राइक हो कि भाई डायटोमिक का क्यों देखें, मोनोएटॉमिक का, चलो मोनोएटॉमिक में तो पॉसिबल नहीं है, तो ट्राइएटॉमिक का या पॉलीएटॉमिक का क्यों नहीं देखें, ठीक है। तो तब मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे सिचुएशंस क्या हो जाती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट, सिमेट्री कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो जाते हैं। तो इन रीजंस की वजह से हम लोग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इन वाले मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व ना करके सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूला की तरफ, ओके। तो देखो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, क्यों आज से तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, 8π² IkT/h², ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव भी करने वाले हैं अभी आज ही की वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर टर्म्स को जान लेते हैं कि कौन सी टर्म क्या इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ देखो ये जो I है इट इंडिकेट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। तो ये बिल्कुल वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
K represents Boltzmann constant. T represents temperature, whereas H represents Planck's constant. ओके ओके, तो अब इस फॉर्मूला को डिराइव करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता दूँ डेरिवेशन से पहले, क्योंकि वो अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये वो पॉइंट्स हैं जो इनका हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड द सेम थिंग कि व्हेन आई वाज स्टडिंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ, तो उस टाइम पर मुझे ये क्वेश्चंस माइंड में मेरे स्ट्राइक हुए थे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों के भी माइंड में वही सेम क्वेश्चन स्ट्राइक हो। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो कि जो आप लोगों को रटना पड़े। मतलब वैसे तो देखो डेरिवेशंस को आपको याद ही रखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन याद करने का भी एक तरीका होता है। आप इसको जितना समझ के याद करोगे उतना आपको ईजिली याद रहेंगे, राइट। अभी जैसे कि अभी तो हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी की 2 यूनिट्स क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स की हैं, तो वहाँ भी हमने बहुत सारे डेरिवेशंस को सीखना है, राइट। तो वहाँ भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखो लर्न ही करना पड़ेगा। और वो लर्न ऐसे नहीं है कि अब आप इसको लाइक पैराग्राफ लर्न कर सकते हो, नहीं, ये आप लोगों को अपने आप ही ध्यान रहेंगे स्टेप स्टेप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे हो जाएंगी, ओके। तो देखो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। बिफोर डूइंग डेरिवेशन, तो देखो हम लोग डेरिवेशन के अंदर एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, डेट इज़ 2J+1, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पर, ये GI का फॉर्मूला है, ठीक है। GI क्या होता है, डीजेनरेसी। अब ये डीजेनरेसी क्या है इसको भी जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं कि भाई ये 2J+1 ये J क्या होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, ओके। सो आई थिंक इनऑर्गेनिक वाले बच्चों ने तो ये कंसेप्ट पढ़ रखा होगा पहले, और जिनको नहीं पता उनको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा, ओके। तो देखो अब देखो इस फॉर्मूला के अंदर सारा का सारा खेल इस J का है, ठीक है। तो अब आखिर क्या है ये J कहलाता है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये रोटेशनल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कितना रोटेट कर रहा है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन शो करते हैं, तो कोई मॉलिक्यूल रोटेट कितना कर रहा है ये कौन बताता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यूज़ 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब मैंने कहा कि J तो एक रोटेशनल क्वांटम नंबर है ही, लेकिन अब इस J क्वांटम नंबर के अंदर भी एक और क्वांटम नंबर लाई करता है, और वो क्वांटम नंबर कौन सा है, वो क्वांटम नंबर है M। कौन सा है, M, डेट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं। तो अब ये हमें क्या बताता है भाई, ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। हमें पता है ना कि मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, हमें पता है कि वो जेड में भी रोटेट कर सकता है ना। तो एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है इसकी जानकारी हमें कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कहाँ बैठा है, रोटेशनल क्वांटम के अंदर बैठा है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, टेल्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि M क्वांटम नंबर J क्वांटम नंबर के अंदर होता है, तो मतलब इसकी वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करेंगी, इसकी वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी J क्वांटम नंबर पर, ठीक है। अब कैसे वो देखते हैं। देखो सपोज इस J की वैल्यू है 0, ठीक है। अगर J की वैल्यू क्या है 0 है, तो नो डाउट M भी क्या होगा, 0 होगा। अभी मैं आपको 1-2 स्टेप्स बताऊंगी तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और इनऑर्गेनिक वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे, है ना। अब देखो अगर J की वैल्यू क्या है, M है, सॉरी अगर J की वैल्यू क्या है 1 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू होगी 0 -1 +1, तो 3 वैल्यू होंगी M की, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर मैं कह रही हूँ अगर J की वैल्यू क्या है 2 है, तो M की वैल्यू क्या होगी 0 -1 -2 +1 +2, ये होंगी M की वैल्यूज़ फॉर J = 2। देखो अब क्या समझ आया आपको, आप लोगों को ये नहीं समझ आया कि देखो जो भी J की वैल्यू है ना उसके नेगेटिव पार्ट से लेके हमने कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव पार्ट तक, पॉजिटिव नंबर तक जाना है ना। तो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक पहुँचने में जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, M की वैल्यूज़ में कंसीडर होंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर से लेके पॉजिटिव नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग दीज बोथ, वो क्या है, M की वैल्यू हो जाते हैं J की वैल्यू के लिए। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, देखो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से आ जाएगी। जैसे अभी हमने बात की कि 2J+1 फॉर्मूला होता है किसका, डीजेनरेसी का। तो अब ये 2J+1 फॉर्मूला कैसे आया, देखो इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर J 0 है तो M तो 0 होगा ही, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या ही करोगे, है ना। लेकिन अगर J की वैल्यू क्या है 1 है, तो M की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट कर दो और पॉजिटिव तक ले जाओ। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं स्टेट्स। क्या बता रहे हैं आपको, स्टेट्स बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, टोटल 1 स्टेट है इस J क्वांटम नंबर के, कि भाई इस एनर्जी लेवल के अंदर एक स्टेट प्रेजेंट है। ये बता रहे हैं कि भाई इस एनर्जी लेवल के अंदर 3 स्टेट प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं J = 2 की, तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, तो कितनी स्टेट हो गई, 5 स्टेट हो गई। अगर ऐसे ही बात करें J = 3 की, तो क्या हो जाएगी M की वैल्यूज़ -3 -2 -1 0 +1
प्लस 2 प्लस कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब देखो क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाई दिया? मेरे को तो दिया। देखो जब जे क्या है 0 है ना, तो जब जे 0 है तो टोटल स्टेट्स कितनी बनी इसकी 0, यानी एम की वैल्यू भी क्या आई 0। चलो यहाँ से हो सकता है आपको ना समझ आएगा। यहाँ से देखो जे जब 1 है तब एम की वैल्यू आई 3, जे जब 2 है तब आई 5। तो यहाँ पे हर एक स्टेज पे 2j+1 फॉलो हो रहा है। देखो जे 1 है जब, मतलब जे की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 + 1 क्या आया 3। अच्छा जब जे क्या है 2 है तो 2 जे की वैल्यू 2, 2 × 2 + 1 दैट इज 5। तो कितनी स्टेट्स हो गई 5 स्टेट्स हो गई है ना। अब जब जे की वैल्यू 0 थी तो 2 × 0 + 1 तो क्या आया 1, यानी कि टोटल 1 स्टेट। तो हर का मतलब ये है कि हर एक स्टेप पर आपको ये 2j+1 देखने को मिल रहा है। 2j+1 का पैटर्न आपको शो हो रहा है ना। और आप कह सकते हो कि हर j के लिए टोटल m वैल्यूज क्या है 2j+1 क्या है 2j+1 है, इसीलिए डीजेनरेसी 2j+1 है। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम डीजेनरेसी को भी अच्छे से बता दो, लास्ट वीडियोस में इतना कुछ खास समझ नहीं आया डीजेनरेसी का। तो देखो मैं अभी डीजेनरेसी को भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ, तो फिर वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डीजेनरेसी का मतलब होता है कि हर एक एनर्जी लेवल के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना शुरू में कि हायर एनर्जी लेवल होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल होते हैं ना, एवरेज एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे ये हायर हो गए, लोअर हो गए, एवरेज हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, कहते हैं कि ये हर एक एनर्जी लेवल के अंदर ना मल्टीपल क्या होती हैं स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं इनके अंदर मल्टीपल स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। और उन सभी स्टेट्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है सेम होती है। ठीक है, जैसे मैंने सपोज इस हायर एनर्जी लेवल की बात कर ली, अब मैं कह रही हूँ इस एनर्जी लेवल तो एक ही है, इसकी क्या है 3 स्टेट्स हैं सपोज। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेट्स है ना, इन तीनों स्टेट्स की एनर्जी क्या है इक्वल है। तो जब एक एनर्जी लेवल के अंदर क्या हो नंबर ऑफ स्टेट्स हों और उन स्टेट्स की एनर्जी की वैल्यू इक्वल हो तो ऐसे एनर्जी लेवल को क्या कह देते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी। आई बात समझ क्या नहीं आई? ऊपर ऊपर से चली गई। देखो अब ऊपर वाली सिचुएशन को रिलेट करो, ये क्या है एनर्जी लेवल है ना, जिसको अभी हमने जो जे पढ़ा है ना वो हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर पढ़ा है, तो हम लोग एनर्जी लेवल को भी जे से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी क्या है मल्टीपल स्टेट्स हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि इस जे क्वांटम नंबर के अंदर एक और क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज एम क्वांटम नंबर है ना। तो एम की वैल्यू इस जे पर डिपेंड करती है। तो ये जो है ना ये आप देख रहे हो उसकी फर्दर स्टेट्स ये एम है। ठीक है, और एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जे पे डिपेंड करती है। हमने जितनी भी एम की वैल्यूज हम लोग पढ़ रहे थे ना, देख रहे थे ना, जो भी आ रही थी लाइक 0 -1 +1 है ना, तो ये जो है ना सारी ये जो स्टेट्स हैं सपोज किसी एनर्जी लेवल की किसी जे की वैल्यू के लिए 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेट्स की जो एनर्जी की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है बिल्कुल सेम होती है। आई बात समझ, इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी। ठीक ओके, अब इस बात को तुम लोग हमेशा ध्यान रखना कि हर एनर्जी लेवल के अंदर मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। हर जे एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एम स्टेट्स क्या करती हैं एग्जिस्ट करती हैं, और इन सबकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है। अब इस बात को जरा डेली लाइफ के एग्जांपल से अगर आप लोग समझना चाहते हो तो फिर यहाँ देखो, ये आप लोगों को एक सोफे जैसा कुछ दिख रहा होगा है ना, नॉट टू वरी ये आपके घर वाला सोफा नहीं है, बस ये जस्ट आप लोग इमेजिन करके चलो कि आपके घर पे जो सोफा प्रेजेंट है बिल्कुल उस जैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है इसकी सीट्स हैं। ठीक है 1 2 3, और ये सीट्स क्या है बिल्कुल इक्वल है, इक्वल इन साइज है, इक्वल इन वॉल्यूम है। ठीक है, सेम कलर है, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पर क्या है ये पूरा सोफे को आप लोग मान के चलो कि ये क्या है, ये है आपका एक एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी लेवल पर क्या है डिफरेंट स्टेट्स हैं, डेट इज 1 स्टेट, 2nd स्टेट, 3rd स्टेट। ठीक है, बट इन स्टेट्स की एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि इन स्टेट्स की एनर्जी क्या है बिल्कुल सेम है। राइट, बिल्कुल क्या है स्टेट्स की एनर्जी सेम है। तो तुम देखो ना यहाँ पर भी एक बंदा बैठ सकता है, राइट, यहाँ पर भी एक बंदा बैठ सकता है और यहाँ पर भी एक बंदा बैठ सकता है, इनकी एनर्जी तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि हर एक एनर्जी लेवल के अंदर मल्टीपल स्टेट्स क्या कर सकती हैं एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन हाँ उन सबकी एनर्जी क्या रहेगी हमेशा सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2j+1 डीजेनरेसी के इक्वल कैसे होता है। यहाँ देखो ये 2j+1 डीजेनरेसी के इक्वल कैसे होता है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। इस पैटर्न को फॉलो करना, इस पैटर्न को देखना तो समझ आ जाएगा कि 2j+1 किसके इक्वल हुआ, GI के इक्वल कैसे हुआ। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। हो सकता है कि एक बार समझ ना आए, 2 बार देखना, 3 बार देखना। ठीक है, लेकिन इतना टफ कंसेप्ट नहीं है कि जो दूसरी बार देखने के बाद भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है एक बार ना आए लेकिन दूसरी बार तो डेफिनेटली आ जाएगा। बट फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है।